अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 लगवाइए माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जय अखिलेश यादव जिंदाबाद जोरदार तालियों के साथ जोरदार अखिलेश यादव जिंदाबाद तुम्हें अपनी सरकार बनाएंगे। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना पुराना, अब पीढ़ी ने मिलकर ठाना। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, पीढ़ी ने मिलकर ठाना। अब तक वारा की बनवाई, अब अपनी सरकार बनाएंगे। हम अब परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अब जो हक हमारा मारेंगे मारेंगे, जोर के हाथ ना मांगेंगे मांगेंगे। हम बांध के मुट्ठी तानेंगे तानेंगे। क्या एकता की होती ताकत अब दुनिया वाले जानेंगे। अब ये करी हम मानेंगे, अब हम परिवर्तन लाएंगे। अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। सरकार बनाएंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। अरे रहा नहीं वक्त पुराना, पीढ़ी ने मिलकर ठाना। अब तक जिसने हक है हमारा, अब उसको सबक सिखाएंगे। ना बहकावे में आएंगे, एक दूजे का साथ। भाई मोहम्मद हसन रूमी साहब से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। संचालन में कौन रहेगा? एक आदमी रोक के बार-बार बैठा है। सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सारे विधानसभा के सभी सम्मानित नेताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से सीसामऊ विधानसभा पिछले 5-6 बार से लगातार समाजवादी पार्टी की झोली से छीनने का नाकाम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम किया जा रहा है, आप सबकी एकता और एकजुटता ने ये यकीन दिला दिया है, चाहे जय बार जिस दमनात्मक कार्रवाई से आप पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे को अगर आप बाहर करोगे, ना हम डरेंगे ना दबेंगे। आज 13 तारीख है, आज मतदान होना था। जब भाजपा के लोगों को मालूम हुआ कि 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने ईवीएम सेट नहीं हो पाया, डेट बढ़ा दी। आप
आपको जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न का जवाब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को वोट देकर आप करेंगे। 20 तारीख को आप वोट देंगे। अगर आपको वोट देने से कोई रोकता है तो उसकी वीडियोग्राफी कीजिए। जितने भी आइडेंटिटी पहचान पत्र है, सारे पहचान पत्र लेके जाइए, नाम नोट कीजिए। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को बताएंगे सरकार 27 में बनने जा रही है। इसका एहसास सबको हो गया है। वो ऊपर से डरा रहे हैं, अंदर से आपको सपोर्ट करेंगे। मैं एक बार फिर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सीसमऊ विधानसभा के उपचुनाव में जीआईसी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आप जब जब भी तशरीफ लाए हैं, आपने जीत का मार्जिन बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को आप इस बार फिर प्रमाण करेंगे कि जीत का मार्जिन आपको बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा हमारे गठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई आलोक मिश्रा जी से वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आलोक मिश्रा जी। गंगा मां के पवित्र तट पर बसने वाला यह कानपुर, जहां पर एक मुसलमान भाई उसी गंगा जल से वजू करके पाक हो जाता है, तो वहीं पर हमारा एक पंडित भाई उसी गंगा जल से आंच बंद करके पवित्र हो जाता है। यह मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। यह आलोक मिश्रा और इरफान सोलंकी का शहर है। यहां पर बांटने की जो सियासत की जा रही है, इससे हमें बचना है। अरे हमें देखना है। हम आपसे यहां कहते हैं कि 3 चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब आप रोटी खाते हैं तो नहीं देखते कि हिंदू के खेत की रोटी के हिंदू के खेत के गेहूं की रोटी है या मुसलमान के खेत की गेहूं की रोटी है। जब कपड़ा पहनते हैं तो नहीं सोचते कि हिंदू दर्जी ने सिला है या मुसलमान दर्जी ने सिला है। जब आप मकान बनवाते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये हिंदू राज ने सिलाया है, बनाया है या मुसलमान राज ने बनाया है। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो हम क्यों हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाते हैं। सोचने की बात है। जो बांटने वाले लोग हैं उनको बता दीजिए कि जो हवाएं या फिजाएं, या धरती या आकाश, या गगन या धरती कभी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करती। तो हम और आप कौन होते हैं हिंदू और मुसलमान में फर्क करने वाले। एक हो जाइए और बता दीजिए एक बार कि जैसे आपने 4 महीने पहले मुझे 27,000 वोटों से जिताया था इसी सीसमऊ विधानसभा से, मुझे मेरा वो कर्ज है इंडिया गठबंधन का, मेरा वो कर्ज है अखिलेश यादव जी का, उस कर्ज को चुकता करना है। अगर आपने 27,000 से जिताकर की जगह 47,000 से जिता दिया तो हम सोचेंगे कि हम सांसद बन गए। अगर इरफान सोलंकी की बेगम नसीम सोलंकी अगर यहां से विधायक आपने चुन के भेज दिया तो हम सोचेंगे हम सांसद बन गए। वो कर्ज चुकाने का समय आया है, उस कर्ज को चुका दो, एक हो जाओ। मैं ब्याज के ऐसा वोट डाल दो कि नसीम सोलंकी यहां से जीत कर जाए। आखिरी बात कहता हूं, मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे। मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो मंजिल याद करती है। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सीसमऊ से लेकर बिल्लौर से लेकर रसूलाबाद तक के विधायक रहे माननीय शिव कुमार बेरिया जी से चाहूंगा कि आए और इस जनसभा को संबोधित करें। माननीय शिव कुमार बेरिया जी। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष नौशाद जी, मंच पर मौजूद हमारे और सबके नेता, महबूब नेता, हिंदुस्तान के उभरते हुए नक्षत्र माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, साथियों
शीशामऊ के चुनाव में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र से किया था। 1989 में शीशामऊ की महान जनता ने सबसे पहले मुझे चुनकर लखनऊ की विधानसभा में भेजा था। माननीय नेताजी ने सबसे पहला टिकट मुझे शीशामऊ से दिया था। ये सीट समाजवादियों की परंपरागत सीट है। इस सीट से शिव कुमार बेरिया विधायक रहे। इस सीट से माननीय सोलंकी जी कई बार विधायक रहे। इस सीट से इरफान सोलंकी जी कई बार विधायक रहे। और शीशामऊ की जनता ने तय किया है कि अब जुल्म का बदला लेना है और इस सीट से नसीम सोलंकी को चुनाव जिताकर भेजना है। ये तय कर लिया है शीशामऊ की जनता ने। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस परंपरागत सीट पर जब भाजपा नहीं जीत पाई तब हमारे साथी इरफान सोलंकी को फर्जी मुकदमों में जेल भेजकर इस सीट पर चुनाव कराया है। इस सीट पर जो दमन चक्र पुलिस का प्रशासन का चल रहा है, इस दमन चक्र का मुकाबला समाजवादियों ने पूरे जीवन किया है, आगे भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जुल्म का बदला लेना है, अगर नसीम सोलंकी को जिताना है, इरफान सोलंकी को जेल से छुड़ाना है, तो एक बार हाथ उठाकर बताइए कि नसीम सोलंकी जीत कर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अभी देखिए कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं और कुछ लोग धीरे धीरे नीचे नीचे कर रहे हैं। तो क्या डर रहे हो? डरो मत। एक बार दोनों हाथ उठाकर बताओ नसीम सोलंकी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगी। जय हिंद, जय समाजवाद। अब इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी से निवेदन है, आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी। धन्यवाद। मंच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे इंडिया की प्रत्याशी बहन सोलंकी जी, हमारे पूर्व सांसद जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नौशाद जी, आलोक मिश्रा जी, हमारे यहां प्रभारी साजन जी, राहुल राय जी, हमारे दोनों पूर्व विधायक सोहेल अंसारी जी, संजीव दरियाबादी जी, पूर्व अध्यक्ष अग्नोत्री जी, अम्बरीश जी, सभी मंचासीन हमारे यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, सेंगर जी, सभी मंचासीन इंडिया के पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि 2027 में हम अपने संविधान को बचाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस बात का ये प्रमाण देगा ये हमारा ये शीशामऊ का उपचुनाव। ये मान लीजिए आप 2027 की जो फिल्म को रिलीज होना है उसका ट्रेलर है ये शीशामऊ का चुनाव। इंडिया गठबंधन में हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान में एक लड़ाई छेड़ी गई है, एक जंग जो छेड़ी गई है, उस जंग का ऐलान है शीशामऊ का चुनाव। इसलिए हम सब लोगों को दोनों हाथ उठा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि इंडिया जीतेगा तो हिंदुस्तान का नौजवान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का किसान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो हम और आप जीतेंगे, इस देश की इज्जत जीतेगी, इस देश का संविधान जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में कल्याणपुर से पूर्व विधायक आदरणीय सतीश निगम जी से चाहेंगे आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आदरणीय सतीश निगम जी। मंचासीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हम सब की जान है, शान है, नौजवानों की, किसानों की ताकत है, महिलाओं का सम्मान है, आज उनका इस शहर में स्वागत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। मंचासीन सभी हमारे आदरणीय पूर्व विधायकगण, सभी साथीगण और मेरे सामने बैठे मेरे इस परिवार के सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मां, मेरी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी,
मेरे छोटे बच्चे और मेरी बेटियां, आज ये वक्त ऐसा आ गया है कि हम लोगों को फैसला करना है कि अन्याय रहेगा या अन्याय को खत्म किया जाएगा। आज ये सारी ताकत आपके हाथों में है। मैं केवल चंद शब्द कह के अपनी बात को इसलिए समाप्त करना चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नौजवान साथी, आज जो लोग डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। इसीलिए 13 तारीख को चुनाव होना था, उसको 20 तारीख उन्होंने कर दिया है। इन डरे हुए लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकल करके शानदार तरीके से वोट करने की जरूरत है और एक एक आपका दिया हुआ वोट इरफान सोलंकी को न्याय दिलाने का काम करेगा, नसीम सोलंकी को विधायक बनाने का काम करेगा और फिर जेल के ताले टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बधाई, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, विधायक प्रभारी शीशामऊ विधानसभा जी से चाहेंगे आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आदरणीय राजेंद्र कुमार जी। आज के इस चुनावी जलसे के मुख्य अतिथि, हम गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज, हम लोगों के मसीहा, देश की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का इस जनसैलाब की ओर से, इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आपके सम्मान में 2 लाइन मैं कहना चाहता हूं कि जुर्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं। जुर्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं। वक्त की मांग पर आप जैसे इंसान पैदा होते हैं। ऐसे माहौल में आपने जो हम नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को जो ताकत दी है, आज देश का किसान पूरी आशा भरी निगाह से आपको देख रहा है। आज इस देश का जमहूरी निजाम खतरे में है। ये जालिम सरकार इस देश के जमहूरियत को खत्म करना चाहती है। इस देश के अंदर तानाशाही पैदा करके, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ के विधायक की जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा करके जेल में डाला गया और यहाँ चुनाव हो रहा है। इसलिए हम इस मंच की ओर से इस शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग इस जुर्म का बदला आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट साइकिल निशान पर दे करके इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी नसीम सोलंकी को भारी मतों से जीता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में इन्हें विधायक बना करके दे देना। यही आपसे गुजारिश करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। और दलित समाज के लोगों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने समय रहते समय की नजाकत को नहीं पहचाना तो ये जालिम सरकार इस देश में हम सारे गरीबों, मजदूरों, मजलूमों के वजूद को मिटाने के लिए सर के बगल खड़ी है। यदि समय रहते हम लोग इस समय की नजाकत को नहीं पहचान पाए तो हम लोग की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए उठो, जागो और निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट साइकिल पर दे करके नसीम सोलंकी को भारी मतों से जीता देना। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में आर नगर से विधायक क्रांतिकारी साथी अमिताभ वाजपेयी जी से निवेदन करेंगे आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। अमिताभ वाजपेयी जी। अपनी शीशामऊ विधानसभा और आर नगर विधानसभा के इस मुहाने पर आयोजित इस जनसभा के अवसर पर हम सबके बीच में मौजूद देश के करोड़ों नौजवानों की आस और उम्मीद हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अखिलेश जी का स्वागत कर दीजिए। मंच पे मौजूद सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सामने मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी मजबूत साथियों, ये चुनाव सुख का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कष्ट का चुनाव है। ये प्रदेश का अकेला चुनाव है जो चुनाव थोपा गया है, जबरिया चुनाव हमको लड़ने को मजबूर किया गया है। उस अहंकारी ने सोचा शीशामऊ में ऐसा क्या है कि हमारा बहुमत तो आता है पर शीशामऊ नहीं जीत पाते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार। आखिर सोलंकी क्यों जीत के जाता है? इसलिए उसने अपने अहंकार में शीशा मऊ को छल से, बल से खाली कराने की कोशिश करी है। उसको नहीं मालूम शीशा मऊ ही सोलंकी है और सोलंकी का मतलब शीशा मऊ है। सोलंकी परिवार ही शीशा मऊ परिवार है और शीशा मऊ परिवार ही सोलंकी परिवार है। आप सबने, इंडिया गठबंधन के साथियों ने अभी लोकसभा के चुनाव में बताने का काम किया कि शीशा मऊ आसान नहीं है। 27,000 से जिता दिया, 27,000 से जिता दिया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए उन्होंने यहां वो लड़ने के लिए भेजा जो हारने के लिए मशहूर है। पहले शीशा मऊ से हारा, फुटबॉल को लात मारी, कहां गिरा? और आर्यानगर से लात मारी तो कहां गिरा? अब की बार फुटबॉल पंचर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? उसको तो हारने की आदत है और इरफान सोलंकी को जीतने की आदत है। हारने वाले की हैट्रिक हम लोग करा देंगे कि नहीं करा देंगे? और इरफान सोलंकी तो शेर है, 2 साल से जेल में है, डरा नहीं है, दबा नहीं है। और शेर की पत्नी क्या होती है? तो शेरनी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? कमाल हमारी उस बहन का, थकी नहीं, दौड़ती रही लखनऊ, प्रयागराज, महाराजगंज, दिल्ली, लेकिन न डरी, न थकी, न दबी और चुनाव में भी घर घर जाने का काम कर रही है। इतना पुलिस चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सरकार नहीं लड़ रही, प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। कौन लड़ रहा चुनाव? और जब दरोगा इसे नहीं बन पा तो केसको के जेई साहब, फिर केडीए के जेई साहब, फिर नगर निगम के जेई साहब और अब तो ड्रग विभाग के भी आ गए इंस्पेक्टर साहब। ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। पहले कहते थे जाएंगे द्वारे द्वारे, बस्ती बस्ती, अब जा रहे हैं थाने थाने, चौकी चौकी। जनता में वोट नहीं मिल रहा। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन से भाजपा प्रत्याशी ने सोशल मीडिया में कार्यक्रम डालना बंद कर दिया। उसको मालूम पड़ गया है कि समाजवादी उसके एक एक घर को खींचने का काम कर रहे हैं। आज भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। क्या हमको तुमको दरोगा जी दबा पाएंगे? क्या ये बैरियर लगा के रोक पाएंगे? क्या आज भी तो बैरियर लगाए थे, यतीम खाना पे साइकिल मार्केट में बैरियर लगा के रोक रहे थे, रोक तो नहीं पाए ना। तो क्या पोलिंग वाले दिन रोक पाएंगे? इनकी उम्मीद खाली इसी बात पे टिकी है कि हम 20 को वोट नहीं पड़ने देंगे, लेकिन आरोगा दरोगा तो हम ही झेल लेते हैं। अब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, जरूरत पड़ेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, इस भरोसे और विश्वास के साथ में कि 20 तारीख को कोई बैरियर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम एक नहीं 5-5 आईडी लेकर के जाएंगे, हर हाल में वोट करेंगे और अपनी शेरनी नसीम सोलंकी को साइकिल वाले 1 नंबर खाने में बटन दबा करके विधायक बनाने का काम करेंगे और इरफान सोलंकी को जेल से रिहा कराने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहें। एक बात और, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बगल में लाल इमली है और जब 1.5 महीने पहले 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आए थे तो बड़बोले मुख्यमंत्री कह गए थे कि इसको चालू करा देंगे। हम लोगों ने कहा चालू मत कराओ, खाली वेतन पेंशन दे दो, वो भी नहीं दे पाए। लाल इमली कर्मचारी यूनियन के लोग आपको ज्ञापन देके आपसे अपनी गुहार रखना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं इनका ज्ञापन लेकर इनकी मदद करने का कष्ट करें। लाल इमली के अध्यक्ष जी आ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाल इमली एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी और उनके साथी सुशील सिंह जी से निवेदन है कि ज्ञापन दे दें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नसीम सोलंकी जिंदाबाद, इरफान सोलंकी जिंदाबाद, जेल के ताले टूटेंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, सिद्धे नेताजी अमर रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नौशाद मंसूरी जी से निवेदन, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें, इसके बाद प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी, आपका हम शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं
अपने राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद साहब और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय आलोक मिश्रा जी, संजीव दरियावादी जी पूर्व विधायक, सोहेल अख्तर अंसारी जी पूर्व विधायक और यहाँ मौजूद जनता, सिर्फ एक बात का फैसला आपको करना है कि उनके जहन में बांटना और तोड़ना लिखा है। वो बांटने और तोड़ने की राजनीति करेंगे तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, वो तोड़ेंगे, हम सब मिलकर जोड़ेंगे और जोड़ने वाला कभी हारता नहीं, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, इस पर यकीन है। और कानपुर की सरजमी पर अखिलेश जी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानपुर के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है, ये साइकिल का सिंबल नहीं, ये पंजे का सिंबल है और पंजा साइकिल के बटन को दबाकर नसीम सोलंकी को पहुंचाकर सदन में इस बात की गवाही देगा कि हाजी मुश्ताक सोलंकी गरीबों और मजलूमों के नेता थे और नसीम सोलंकी आने वाले समय में गरीबों और मजलूमों की नेता है। राहुल गांधी की आवाज है, अखिलेश यादव की आवाज है, तो लगाइए एक नारा कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, तुम भी जोड़ो हम भी जोड़े, सब मिल जोड़े, राहुल गांधी अखिलेश यादव। ये थे हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नौशाद मंसूरी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा आपके अपने हर दिल अजीज, आपके अपने प्यारे दुलारे विधायक भाई इरफान सोलंकी साहब, जिनको कुछ सालों से 2 सालों से जेल में हैं और जबरदस्ती उपचुनाव कराया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा, जहां विधायक सांसद बनकर चुनाव हो रहा, यहां हमारा विधायक था, उसके बाद भी विधायक का चुनाव हो रहा। मैं उनकी पत्नी, जो हम सबकी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, श्रीमती नसीम सोलंकी जी, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखना। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सबके नहीं, सिर्फ अखिलेश जी का नाम लिए बस। तो गला भी बैठा हुआ, आगे बढ़ते घबरा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद। आप आए यहाँ पर, हम जो थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, हमें बहुत हिम्मत मिल रही है आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मंच पे जितने मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, मेरे परिवार है, और आप लोग भी, और खास तौर पे मेरे सीसामऊ की जनता और मेरा परिवार, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरीके से मेरे साथ दीजिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे परिवार पे इतना बड़ा भरोसा फिर से दिखाया। और बस आप, जो मेरे कुछ लोग डरे हुए हैं और घबरा रहे हैं, बस उनका हौसला अफजाई कर दीजिए ताकि खुल के आ जाए सब सामने। बहुत शुक्रिया। हम मंच पर सभी बैठे हुए नेताओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि धूप भी तेज है। अब मैं चाहूंगा हम सबके नेता, पीडीए के महानायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया सदर मोहतरम जनाब इज्जत माफ अखिलेश यादव जी से चाहूंगा कि आए और इस सब जलसे को, इस सभा को संबोधित करें। जोरदार नारे लगाइएगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी, समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी, यहां से चुनाव लड़ चुके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा जी, हमारी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के बगल की लोकसभा से चुनाव लड़े थे जो पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, मोहम्मद हसन रूमी जी, संजीव दरियावादी जी और बहुत सारे हमारे नेता, प्रभारी राजेंद्र कुमार विधायक जी, सुनील कुमार साजन जी और तमाम हमारे जो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के जितने भी मंच पर सम्मानित नेता बैठे हैं, सभी हमारे सम्मानित नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में,
वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता।
इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। यहां कोई चुनाव नहीं बचा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें? जो वो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है, और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तभी हमारे यहां परंपरा चली है मौनी बाबा की। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लगता कलयुग है इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब एक भी नहीं है सरकार के पास। सोचिए आप, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे।
और लगातार पेपर लीक हुए थे और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन पे आरोप लगते हैं, कोई एक आरोप नहीं लगता, इन पे आरोप लगातार लग रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पे आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उसका पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीख टालने वाले यही भाजपा वाले हैं। परीक्षा रद्द करवाने वाले यही भाजपा वाले हैं। और कभी कभी कॉपी भी बदलवा देते हैं। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी और आज भी हम कह रहे हैं कि आरक्षण को मारने वाला कोई नहीं, यही भाजपा वाले लोग हैं जो आरक्षण को भी समय समय पर छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल आरक्षण को मार रहे हैं, बल्कि रिजल्ट को भी परवाह नहीं करते कि समय पर रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट को भी टालते हैं। और जब इन सब चीजों से निकल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में परिणाम को भी उलझाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार नौजवानों ने मन बनाया है कि ऐसी युवा विरोधी सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे और न केवल इस चुनाव में हराएंगे बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। ये हमारे साथी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आज अखबार पढ़ा होगा या कल की खबर पढ़ी होगी आपने, पिछले कई वर्षों की सबसे ज्यादा महंगाई दर आज दिखाई दे रही है। कोई भी चीज है उसकी सब महंगाई बढ़ा दी और उसका परिणाम यह हुआ कि महंगाई की वजह से हमारे त्योहार भी फीके पड़ गए और जो लोग हमारे त्योहारों पे खुश होते थे, महंगाई की वजह से त्योहारों पे भी दुखी नजर आए। और महंगाई इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, मुनाफा कमा करके महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसानों के सामने भी संकट पैदा किया। याद रखना, जब किसान हमारा खुशहाल होता है तब हमारे शहर भी खुशहाल हो जाते हैं, क्योंकि जब किसान के हाथ में पैसा आता है तो हर चीज बिकती है, हर चीज की खपत बढ़ती है। ये हमारे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले तो बोरी में चोरी करते थे, आज पता कर लो डीएपी की बोरी पूरी चोरी हो गई। ये जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, अखबार पढ़ते होंगे या जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पता कर लें, डीएपी की किसी दुकान पर डीएपी नहीं है। और बीजेपी वालों को कौन समझाए, ये डीएपी को भी वो पीडीए समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये डीएपी पीडीए है, क्योंकि डीएपी में डीएपी और पीएडी में पीएडी दोनों अक्षर एक से दिखाई देते हैं। तो जहां पीडीएस की वजह से उन्हें पेट दर्द है,
इसीलिए दुकानों से किसानों की डीएपी भी गायब कर दी उन्होंने। कहीं डीएपी नहीं है। और ये जो कुछ चल रहा है, सब कुछ जो दंगे कराए जा रहे हैं, इसके दोषी कोई है तो भाजपा ही है। ये दंगा हुआ नहीं, भाजपाइयों ने कराया। और भाजपा के लोगों ने भाजपाओं पे ही केस लिखवाया। और ये इसलिए घटना करते हैं जिससे कि हमारे जो बुनियादी सवाल हैं वो छिप जाएं, बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं हो। इसीलिए जानबूझ करके ये समय समय पर नए नए नारे लेकर के आते हैं। ये जो नकारात्मक नारे हैं कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। ये जो नेगेटिव सोच के लोग हैं वो कभी भी जनता के बीच में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हालांकि हमारे समाजवादी साथियों ने, कुछों ने तो अखबार पढ़ा होगा, लेकिन अंग्रेजी का अखबार बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे पत्रकार साथी, देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार, बहुत खबरें थी उसके अंदर, लेकिन उन्हीं खबरों के अंदर एक छोटी खबर भी थी। वो मैं आपके माध्यम से उन तमाम नकारात्मक लोगों को बताना चाहता हूं कि नकारात्मक होने से क्या नुकसान होता है। जो नेगेटिविटी होती है, जो डर खुद होता है, उसका असर क्या दिखाई देता है। जो अखबार मैंने पढ़ा और जो खबर उसमें पढ़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हम लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और ये भाजपाई भी जानते हैं कि भाजपा बचाने वाली पार्टी नहीं है, फंसाने वाली पार्टी है। ये लोगों को बचाते नहीं है, लोगों को फंसाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे इस चुनाव में आप सब लोगों से अपील करने आया हूं, मदद मांगने आया हूं कि जहां किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, महंगाई का सवाल है, नौकरी बेरोजगारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब तो इनका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। जो लोग इनकाउंटर करके राजनीति कर रहे थे, आपने वो भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि इन्हीं के सरकार के रहे पहले डीजीपी ये पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप इनकाउंटर कर रहे हो,
कल जब जांच होगी आपकी और जब दोषी पाए जाओगे, पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, सरकार वाले भी मदद करने नहीं आएंगे। इन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं जो पहले बने थे। और सोचिए सरकार की सोच कैसी है कि अगर एक इनकाउंटर हो गया, उस पे उंगली उठ गई, तो सरकार कहती है कि अगर ये इनकाउंटर हुआ है, अगर गलत हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दो। बताओ, सोचो, आप कभी सोचिए जाकर के कि एक इनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कैसे हो सकता है। ये नकारात्मक लोगों की सरकार है। इनके चेहरे से नकारात्मक भाव दिखाई देता है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और अभी मैंने कुंदरकी जब मैंने कहा, कुंदरकी में मैंने जब कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मैंने ज्यादा बोल दिया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि मत बोलिए, हम तो आपके साथ ही हैं। और वो इसलिए भी हैं कि आपने कभी देखा हिसाब किताब, 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर बैठा है, तो बाकी जितने लोग हैं क्या खुश होंगे? 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर है, जिसको एक एक करके ऊपर आना था, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सी कब हटे, कब हिले, तब हम आपका साथ देंगे। अभी तो अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, बाद में आपके खुल करके साथ देने जा रहे हैं। ये जो पुलिस के हमारे साथी हैं, ये जानते होंगे पुलिस विभाग के लोग, सबसे महत्वपूर्ण फैसले समाजवादियों ने लिए। जब प्रमोशन की बात आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रमोशन करिए लेकिन परीक्षा लिखवाइए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लिखवाइए। लेकिन परीक्षा हमारे जवान कैसे दे पाते हैं जिन्होंने नौकरी 10 साल, 15 साल, 20 साल कर ली थी। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा का सीधा प्रमोशन होगा। और उसका परिणाम हुआ कि इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में जब अपनी समस्या लेकर के जाते थे तो पहले थाने वाले लोग कहते थे कि हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो भरवा दो, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये समस्या थी, डीजल पेट्रोल के लिए बजट नहीं होता था। अगर बजट के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। ये कानपुर वाले जानते होंगे, सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी गाड़ियां।
और हम लोगों ने इसलिए व्यवस्था बनाई थी कि फोन करो और पुलिस आपकी मदद करने आ जाए, सेवा करे आपकी। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या हो गया है। जब से 100 से 112 हो गई, न केवल इन्होंने अपना हिसाब किताब बदल दिया, रेट बढ़ा लिया है, बल्कि जो थाने में बैठे लोग हैं उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें समस्या का समाधान नहीं करना है, उन्हें पकड़ करके हमारे पास ले आओ। तो सोच ले थाने में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस बेईमानी कर रही, पुलिस पुलिस को पकड़ रही। यहां तो बहुत पहले चुनाव में भी हमने कई बार कहा पुलिस पुलिस को पकड़ रही। बताओ, आज तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, लेकिन इनकी सरकार में बताओ पुलिस पुलिस को पकड़ रही। अभी जो प्रधान सांसद जी का क्षेत्र वाराणसी, वहां पे मैंने खबर पढ़ी कि एक जुआ चल रहा था कहीं दिवाली के शुभ अवसर पर। पुलिस के लोग गए और पूरा पैसा लेकर के चले आए। जब मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटना नहीं हुई। लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, ये लोग भी बहुत खोजी लोग हैं। ये लोग भी ढूंढ के ले आए सीसीटीवी और वीडियो चला दिया कि हमारे पुलिस के अधिकारी एक बड़ा बैग लेकर के जा रहे थे, सस्पेंड हो गए। एक थाना है गाजीपुर बलिया में, हमारे जाने के बाद किसी भी पुलिस कर्मचारी पूछ लेना वो थाना कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। सोचिए, थाने की पुलिस को पकड़ने के लिए एडीजी को जाना पड़ा, एडीजी को। और जब एडीजी गए तो रंगे हाथ पकड़े गए, वहां पे रंगे हाथ पुलिस पकड़ी गई और पैसा भी मिला उन पे। बताओ, पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, उन्हें पता ही नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इतनी लूट और इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना यहां पर हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार। और ये कानपुर के लोग, कुछ लोग जानते होंगे, जिस समय राष्ट्रपति थे, देश की सुरक्षा सब कुछ कानपुर में थी, उस समय दंगा हो गया और एक तरफा परेशान किया। न जाने कितनों से पैसा वसूल लिया पुलिस ने, न जाने कितनों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा वसूला है, लूट की पुलिस ने। ये जो घटनाएं हम समाजवादी लोग इस बार भूलने वाले नहीं हैं। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आंखें कोई, उसके लिए एक नई गठन की है पुलिस के, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही हैं आत्महत्याएं। आत्महत्या रोकी जाए इसलिए पुलिस लग रही है, विशेष दस्ता बनाया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश, इतने सालों बाद ऐसा चल रहा है। इसी को बोलते हैं क्या डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, इंजन से टकरा रहा है। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाले इंजन को एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। कितनी टक्कर मार रहे हैं वो लोग आप जानते होंगे। और फिर सबसे बचने के लिए इतिहास का सबसे खराब नारा दिया। इतिहास का और लोकतांत्रिक नारा नहीं हो सकता
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नारा है, अनडेमोक्रेटिक नारा है। बटोगे और कटोगे ये नारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। नकारात्मक लोग ही ऐसा नारा दे सकते हैं। और ये नारा जो दिया इन्होंने, ये लगता है डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज दे गए थे उसी से सीख करके दिया है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी, अंग्रेज चले गए डिवाइड एंड रूल वाले, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हैं जो ऐसा नारा दे रहे हैं। ये लोग डर के व्यापारी हैं, ये डर पैदा करते हैं और इनका कारोबार भी भय का है, भय के कारोबारी हैं। ये डर का कारोबार करते हैं बीजेपी वाले, ये भय के कारोबारी हैं और नकारात्मक इनकी पहचान है। न केवल नकारात्मक इनकी पहचान है बल्कि जुबान भी इनकी नकारात्मक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो मन की कुटिलता होती है वो विचारों की कुटिलता में बदल जाती है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव टाला है बहुत बुरा हारेंगे इस बार। और ये जो व्यक्ति अपने विचार से बनता है महान, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र बदलने से ही विचारवानी हो जाते हैं, विचार अच्छे हो जाते हैं। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, विचार से बड़ा होता है और विचार और वचन से ही संत होता है। और अगर वो संत नहीं होगा तो उसका अंत भी इस बार जनता करने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये इनकाउंटर वाली सरकार है, ये झूठा फंसाने वाली सरकार है, उसको आप लोग हराओगे कि नहीं हराओगे आप? ये चुनाव केवल अभी का चुनाव नहीं है, ये 27 का भी चुनाव यही है। हमारे कुछ साथी कह रहे थे 27 का भी चुनाव है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ये न्याय दिलाने के लिए चुनाव है। न्याय के लिए, न्याय के पक्ष में आपको वोट डालना है, क्योंकि जो अन्याय विधायक इरफान के साथ हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता था इतने झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। और केवल समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। जितने भी समाजवादी लोग हैं, और वो अगर पक्के और ठोस समाजवादी हैं, उन्हें डराने के लिए, झुकाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि न विधायक जी झुके, न डरे, न उनकी पत्नी जो बहादुर है नसीम सोलंकी झुकी हैं, न उनकी पत्नी झुकी, न मां कहीं झुकी। वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। और अगर इनके आंख से आंसू निकले हैं तो लोकतंत्र में एक भी आंसू सरकार को गिरा सकता है। आंसू निकलने का मतलब इस सरकार ने कितना दुख और परेशानी दी है। झूठा फंसा दिया और कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि संविधान को मानते नहीं हैं, ये लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। और याद रखना, संविधान बचाने की लड़ाई हम लोग थोड़ा बहुत जीते हैं, अभी हम लोग लड़ाई पूरी नहीं जीते हैं। लड़ाई तब जीतेंगे जब दिल्ली और लखनऊ से दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हट जाएंगी। ये संविधान बचाने के रास्ते पे लोग हम लोग चल दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है।
वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो। ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। हालांकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। जो संस्थाएं बैठी हैं, अभी उन संस्थाओं से हमें न्याय दिलाना है आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और तमाम उनको मानने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग लोहिया के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए मदद करिए आप लोग। और ये पुराना परिवार समाजवादी है। मुझे याद है कि नेताजी मुख्यमंत्री थे, हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब इनके पिताजी विधायक थे, और उस समय कानपुर के विकास के लिए बहुत चिंता करते थे। एक बार आए, बोले कि हमें ये बड़ा बाजार बनवाना है। हमने कहा ये तो कानून बना ही नहीं है, ऐसा कानून बन ही नहीं सकता जो आप प्रस्ताव लेकर के आए हो। हम लोग नेताजी के पास गए मिलने, और नेताजी से जब कहा जाकर के ये ऐसा प्रस्ताव है, सब अधिकारी मना कर रहे हैं। नेताजी ने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं, जो भी प्रस्ताव ये लेकर के आए उसके लिए कानून बनाओ और पास कर दो। शायद वो कानपुर के लिए, और उस समय हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब थे, उनकी वजह से वो कानून बदल करके नेताजी ने उस समय बनाने का काम किया। उसकी वजह से न जाने कितनों को लाभ पहुंचा। विकास हो चाहे, और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कानपुर में मेट्रो चल रही है। बताओ कोई उन्होंने चलाई मेट्रो? अगर मेट्रो किसी ने दी है तो आपको याद होगा, आपके विधायक जी भी मंच पे खड़े थे जब हम लोगों ने उसका शिलान्यास करने का काम किया था। याद है कि नहीं याद है? हालांकि विधायक जी का क्षेत्र में तो काम कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बाजार है, नवीन मार्केट, इसको भी अच्छा कर दो। हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था, अच्छा करना, बनाना शुरू कर दिया था। जितना बनाया समाजवादियों ने, उसके आगे पार्किंग भी ये सरकार नहीं बना पाई। बताओ कहीं पार्किंग बना पाई? और जो टेंडरी के कारोबार से जुड़े लोग होंगे, समय समय पर उन्हें अपनी टेंडरी बंद करनी पड़ती थी। छोटी बड़ी टेंडरियों के ऊपर संकट लाते हैं। हम अपने सभी कारोबारी, छोटे बड़े कारोबारियों को कह के जा रहे हैं, चाहे हमें 1000 करोड़, 2000, 3000, 5000 करोड़ खर्च करना पड़े, लेकिन कानपुर का जो सबसे पुराना काम है, टेंडरी के काम को हम रुकने नहीं देंगे पर्यावरण की वजह से। और जो लोग उस समय की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि टेंडरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ महत्वपूर्ण एक्सपोर्टरों को मैंने इटली भेजा था। इटली में किस तरीके से टेंडरी चल रही हैं, किस तरीके से कैसे पॉल्यूशन न हो पाए, उसकी वजह से हमारा कारोबार रुके नहीं। चाहे हमारे घर में कारोबार हो, कहीं हो कारोबार, उससे नुकसान न हो, वो टेक्नोलॉजी लाने का काम। और उस समय मैंने कहा कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारी सरकार नहीं रही, नहीं बन पाई। लेकिन हम जानते हैं सीसामऊ जीतने के बाद 27 में सरकार आपकी बनेगी। चाहे हमें हजारों करोड़ रुपए टेंडरी के पानी को और टेंडरी के कारोबार को चलाने के लिए करना पड़े,
हम लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का काम करके कम से कम कानपुर का जो पुराना काम है उस काम को बंद नहीं होने देंगे। अभी मुझे लाल इमली वाले मिले, उन्होंने ज्ञापन दिया मुझे। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर, हमारे कर्मचारियों को न बोनस मिला है, न कोई सुविधा मिल रही है, न लाल इमली चल पा रही है जिस रुतबे के साथ, जिस उसके हिसाब से चलती थी। हम अपने लाल इमली के जितने भी कर्मचारी और मजदूर संघ के लोग हैं, हमारी मदद करो इसमें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो दिल्ली वालों से लाल इमली हम लोग उत्तर प्रदेश को ले लेंगे, जिससे हम ही लोगों के हाथ में आ जाए और सीधा सीधा चलाने का काम करें। वैसे तो मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे ज्यादा हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बिजली का बिल जो महंगा आ रहा है ये भी इनकी नाकामी है। क्योंकि इस कानपुर में हमारे कांग्रेस पार्टी के भी साथी हैं, यहां बैठे हैं, वो जानते होंगे। जिस समय दिल्ली में इनकी सरकार थी और उस समय इनके बिजली मंत्री जायसवाल जी थे और सरकार समाजवादियों की बन गई थी, उस समय एक प्रस्ताव आया कि यहां पर बिजली का कारखाना लगना चाहिए और लगा सकते हैं हम लोग। उस समय हमने कहा कि आप अगर लगाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से सरकार से जो आप सहयोग चाहोगे वो करेंगे। मुझे याद है जमीन से लेकर के जो भी सुविधाएं देनी थी उस समय की समाजवादी सरकार ने जमीन से लेकर के सब उपलब्ध करा दिया। और हमारे कई साथियों को याद होगा कि हमने और उस समय के मंत्री जी ने जाकर के नेवेली लिग्नाइट का प्लांट यहां पर शुरू कर दिया था। जो अब कभी आप हमीरपुर जाते होंगे तो बाईं तरफ देखते होंगे ऊंचा ऊंचा जो चिमनी दिखाई दे रही है वो बिजली का कारखाना समाजवादियों का दिया हुआ और कांग्रेस का दिया हुआ है कारखाना। अगर वो लग गया होता, बिजली ज्यादा बन रही होती तो आपको इतना बिल नहीं देना पड़ता। हमारे उद्योग कारखाने चलाने वालों को मुनाफा ज्यादा हो जाता, उनको बिल ज्यादा नहीं देना पड़ता, उनको कंपटीशन होता तो वो कम से कम दूसरे देशों से कंपटीशन कर सकते थे। इसलिए बिजली का वो भी हम लोगों ने ही किया, समाजवादियों ने। एक और आप देखते होंगे पनखी वाला छोटा कारखाना था बिजली का, अब बताओ कितना बड़ा कारखाना लग रहा है। पहले 250 के लगभग मेगावाट बिजली बनती थी, अब इसमें बनेगी 660। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं बोल पाए हैं, आज तक न उस प्लांट का नाम बोले हैं न इस प्लांट का नाम बोले हैं। उसका प्लांट का नाम है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट और इसका है 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ कभी उनके मुंह से सुना आपने? कभी सुना आपने? तो फिर घबरा जाओगे वोट डालने के लिए। बताओ कोई घबराएगा तो नहीं? वैसे तो गंगा में नहाना तो सब जानते होंगे, गंगा में नहाना तो जानते होंगे, पानी में नहाना जो हमारे देसी लोग हैं देसी तरह नहा लेते हैं, देसी तरीके से हाथ पैर मार करके, हाथ भी मार करके पैर भी मार करके। लेकिन कई लोग उस्ताद होते हैं स्विमिंग में, वो पानी में उल्टा लेट जाते हैं, कुछ नहीं हिलाते, हाथ वाथ और सीधा तैरते हुए निकल जाते हैं। बताओ इसी तरह वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? अब ये प्रशासन आपकी उस्तादी चेक करना चाहती है कि आप वोट डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे। और आपको क्या घबराहट है जब पीडीए परिवार आपके साथ है? बताओ पीडीए परिवार है साथ आपके नहीं है? और फिर जो हमारी बहन खड़ी हैं इन्हें तकलीफ और परेशानी देना ये लोग क्या नहीं दे रहे हैं? बताओ इन्हें जाना पड़ रहा है घर घर के नहीं जाना पड़ रहा। जिन्हें घर में रहना था अपने सम्मान के साथ, उन्हें बताओ घर घर जाकर के वोट मांगना पड़ रहा है। और ये वोट इसलिए मांगने के लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, इसलिए इन्हें जाना पड़ रहा है। इसलिए मदद करना आप लोग सब लोग।
और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, समाजवादी लोग घबराने वाले तो नहीं हैं। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी, एक बार JP-NIC में मैं जा रहा था जयप्रकाश जी की प्रतिमा पे अनावरण करने, और जब अनावरण के लिए रोका कि आप प्रतिमा पर अनावरण नहीं कर सकते, माला नहीं डाल सकते हैं, तो मैं जाकर के देखा कि गेट है लेकिन गेट बहुत ऊंचा नहीं है। मुझे थोड़ी जगह दिखाई दे रही थी केवल पैर रखने की, तो सोचो हम लोगों ने पैर रख करके बताओ कूद करके चले गए कि नहीं चले गए। इस बार रोकने के लिए उन्होंने टीन लगा दी, बड़ी बड़ी टीन लगा दी, बड़ी बड़ी। हमने कहा अगर टीन लगा दी तो हम भी जयप्रकाश जी की प्रतिमा लाएंगे और अपने घर के पास ही अनावरण डाल देंगे, अनावरण करने। नहीं रोक पाए हम लोगों को, लेकिन अधिकारियों से हमने कहा कि जिस दिन टीन हटाओगे उसी दिन हम डालाएंगे माला। पता लगा अभी भी टीन लगाए हुए हैं वो लोग। हम लोग कानपुर में खड़े, टीन वहां लगी हुई है लखनऊ में। सोचो, इसलिए मदद करिए आप लोग, घबराना नहीं। अगर एक बार रोकें तो दोबारा जाना, और दोबारा रोकें तो तिवारा जाना, और 3 बार भी रोकें तो रात तक इंतजार मत करना, जाते रहना। जाओगे कि नहीं जाओगे वोट डालने? और जब तक चुनाव है तब तक ये डराते रहेंगे, चुनाव दिन ये भी आपका सहयोग करेंगे जो वो लोग हैं। क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेंगे ये लोग ध्यान से, तो ये भी बदल जाएंगे, कहेंगे कि हम क्यों अपनी नौकरी फंसाएं। और फिर मोबाइल तो सबके पास है ही, फोटो लेना, वीडियो बना लेना बाद में काम आएगा। इसलिए मदद करिए, और बहुत मदद करना सब लोग वोट डालने की। इसलिए ये मान लें कि अब ये जीत के जाएंगी सबसे अच्छे वोटों से। अजय इरफान को खुशी कब होगी और पार्टी को खुशी कब होगी? जब इरफान से ज्यादा वोटों से आप जिता करके भेजोगे। अभी लोकसभा जीते हम लोग, आलोक मिश्रा जी कितने वोटों से जीते थे यहां? वैसे अगर चाहो तो उससे ज्यादा वोटों से जिता सकते हो आप इनको। और ये हमारे नेता लोग हैं, हमारा सबसे निवेदन है उस मंच वालों से भी, इनके सबके घर कानपुर में हैं। कोई कहीं का नेता हो लेकिन सबके घर कानपुर में हैं, चाहे उधर देख लो चाहे इधर देख लो। हालांकि हम लोग चूक गए दोनों सीटें, हमारे राजा रामपाल भी जीत गए होते, पता नहीं कहां रह गए पीछे। लेकिन ये दोनों सीटें हमारी जीतने वाली थी। लोकसभा में हम लोग किन्हीं परिस्थितियों पे नहीं जीत पाए। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में कोई गलती मत करना आप लोग, कोई गलती मत करना आप लोग। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपकी विधानसभा के लोगों को और पूरे कानपुर को भरोसा दिलाते हैं कि जो विकास अभी कभी नहीं हुआ कानपुर में, आप समाजवादियों को जिताओ, कानपुर का विकास हम लोग कर करके कानपुर को भी एक बड़ा शहर बनाने का काम करेंगे। चाहे हमें आपके गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, और ट्रांस गंगा सिटी को भी अगर बनाना पड़ा तो बनाएंगे, और मेट्रो अगर उन्नाव तक ले जाना पड़ा तो मेट्रो को उन्नाव तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, मदद करोगे सब लोग। वैसे तो अधिकारी बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए आप सोच नहीं सकते, और इसलिए डरे हुए हैं आपको ज्यादा पता होगा। बताओ जिला अधिकारी के बंगले में क्या मिला खुदा होकर के? बताओ डीएम साहब को पता ही नहीं लगा कि वहां 8 फीट गहरा गड्ढा खुद गया। बताओ डीएम साहब को पता ही नहीं लगा। और ये स्टेडियम से लेकर के सब किसने शुरू किए थे बताओ आप लोग? मैच करा दिए थे, इसलिए मैच भी होंगे और कानपुर को भी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले और यहाँ का जो पुराना कारोबार है उसको और बढ़ा करके यहाँ के उद्योग और कारखाने को मदद करके कानपुर को और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेंगे तो यहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाएंगी। इसलिए जिताना आप लोग, मदद करोगे सब लोग,
ये जो हम लोगों ने बनाया है वहां जो खड़े लोग समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल देख रहे हैं लगता है। ये देखो पेड़ के पास जो काली शर्ट और नीला कुर्ता पहने, ये तो कह रहे हैं जिता रहे हैं अच्छे वोटों से। अरे आप ही को पीछे मत देखो, नीला कुर्ता तुम्हारा ही दिखाई दे रहा है यहां तक। मदद करिए सब लोग अच्छे वोट डालवाना। और ये पंडाल फाड़ करके आ गए हैं, छोटा पड़ गया पंडाल हमारा, सब लोग मदद करना। जितनी रैली यहां चल रही है, मैं यहां रैली देख रहा हूं फोटो खिंचवाने वालों की, दाएं हाथ में भी बड़ी रैली है, इसलिए सब लोग मदद करो आप लोग मिलकर के, और इतने वोट देना कि आपकी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ जाए और खुश होकर यहां से जाएं, लगे कि और इरफान सोलंकी को भी लगे कि हां यहां की जनता वोट दे करके उसका सम्मान और न्याय दिलाने का काम करेगी। ये गाड़ी में रख देना है। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अब तक वारा की बनवाई, अब अपनी सरकार बनाएंगे। हम अब परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अब जो हक हमारा मारेंगे,